हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम लोग लेक्चर शुरू करें, थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लाइक यार क्या है ये बताओ आप लोग, जैसा कि दिख रहा है, मतलब सब लोगों का बात मतलब कर रहा हूँ मैं, जो भी जिन लोगों को भी एग्जाम्स इस बार देना है, नीट या जेई का, माने आप लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो बताओ। आप लोग इतना पैनिक करने का क्या मतलब, क्या लॉजिक बनता है ये बताओ। माने एग्जाम तो यार होना है, माने ये तय है कि एग्जाम जो है वो होगा, ठीक है। डिस्कशन सिर्फ डेट्स को ही लेकर के है कि जो डेट्स है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है ना। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल जो है वो फाइल किया गया, फाइनली वो रिजेक्ट भी हुआ वो पीआईएल, ठीक है ना। तो देखो हर एक चीज का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है यार, ठीक है ना। बात सही है कि साल को बर्बाद तो नहीं किया जा सकता है, लाइक मतलब ये ईयर खराब तो नहीं हो सकता है, एग्जाम तो होना ही है, बिकॉज बाकी सारे काम हो रहे हैं तो एग्जाम भी होगा ही। लेकिन हाँ ये है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो सिनेरियो है कोरोना को लेकर के, ऑब्वियस है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है और उसके वजह से लोग जो है थोड़ा परेशान है, स्टूडेंट्स को भी लग रहा है। और होता है, ऐसा नहीं है यार, क्राउड तो एग्जाम सेंटर पे हम लोग गए ही हैं, देखते ही हैं कितना जो है वो क्राउड होता है वहाँ पे। तो ठीक है, उसको यार मॉनिटर कर रहा है गवर्नमेंट, जो है उसको मॉनिटर कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाइक मतलब वो इतने भी वो लोग लाइक इलिटरेट नहीं है कि इन चीजों को वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे। माने कंसीडर उन्होंने किया तब तो यार इतना टाइम एक्सटेंड हुआ। बताओ एग्जाम कब होने वाला था? जुलाई में, ठीक है, जुलाई में, सॉरी मतलब पहली बार एक्सटेंड होकर के जुलाई में, ठीक है ना, ये बोलना सही रहेगा। माने एग्जाम आपका कहाँ अप्रैल मई में होने वाला था, वो एक्सटेंड होकर के जुलाई में गया, फिर जुलाई से एक्सटेंड होकर के सितंबर में आया, ठीक है ना। तो आखिर वो लोग वॉच कर रहे हैं चीजों को, तब तो ये एक्सटेंड कर रहा है। और अभी भी देखो, अभी मैं बोल रहा हूं ये कि क्लियर नहीं है, अभी भी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज जिस रेट से चीजें जो है इंक्रीज कर रही हैं, लाइक वो थोड़ा सा डरावना है, ठीक है ना। तो उसको लेकर के अभी डिस्कशन कर रहा है वो लोग, मॉनिटर कर रहा है वो लोग, ठीक है ना। जो भी डिसीजन होगा यार सबके लिए होगा, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल फॉर्म में आप क्यों पैनिक कर रहे हो ये बताओ। माने उस पैनिक करने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आपके पैनिक होने से क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कॉन्सेंट्रेट अपने पढ़ाई पे करो ना यार, रिवीजन करो ना, ठीक है ना, अपना रिवाइज करो, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट करो अपने पढ़ाई के ऊपर। और ये मान के चलो कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। अगर इन केस, ठीक है ना, जो कि चांसेस है, अभी भी चांसेस है कि एग्जाम जो है वो लाइक एक्सटेंड करेगा, डेट जो है रिशेड्यूल्ड होंगे, ठीक है ना। देखना 25 के राउंड अबाउट, 25 ऑफ अगस्त के राउंड अबाउट जो है वो कुछ एक चीजें आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अभी भी पिक्चर बहुत हद तक क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, ये नहीं कहा है कि एग्जाम करवाना ही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो फोर्स कर भी नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता एग्जाम कराने के लिए। फाइनल डिसीजन जो है वो एचआरडी मिनिस्ट्री का ही होगा, ठीक है ना। तो उस पर काम हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा, जैसा भी होगा, वो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर सितंबर में भी एग्जाम होना है तो ठीक है, उस तरह से हम लोग खुद से प्रिकॉशन जो है वो रखेंगे वहां पे एग्जाम सेंटर्स पे। अगर एक्सटेंड होता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोनों चीजों के लिए आप जो है वो प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम देने जाता है, नॉर्मली कोरोना को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग किसी भी एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो ये दो चीज हमारे दिमाग में होती है कि हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लाइक जिस तरह से हम लोग एग्जाम के टाइम में दो चीजों को हम लोग लेके चलते हैं अपने दिमाग में, तो वैसे ही जो है यहां भी लेके चले ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कि एग्जाम जो है ठीक है, हुआ तो बढ़िया, लेकिन नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंड होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों सिचुएशंस के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है ना। और पैनिक मत करिए, बस मैं यही कहूंगा, पैनिक मत करो आप लोग, ठीक है। एकदम कॉन्सेंट्रेट करो अपने पढ़ाई के ऊपर। जो भी टाइम आपका लेफ्ट है, अगर सितंबर के अकॉर्डिंग 20 से 25 दिन बाकी है, अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो, ठीक है ना। अगर बाकी कोई फर्दर डेट अगर मिलता है आप लोगों को तो बढ़िया है, थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके लिए रेडी रहें और हम लोग काम करें, ठीक है ना बच्चा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, ठीक है ना, अपने लाइक नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, क्रैश कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। आज हम लोग बेसिकली ग्रेविटेशंस पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ग्रेविटेशंस करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक सेगमेंट हो जाता है। अगर नीट का बात करें तो लाइक दो क्वेश्चंस तो रहते ही हैं नीट में इससे, और जेईई मेन में भी जो है क्वेश्चंस ग्रेविटेशन से पूछे जाते ही हैं, ठीक है ना। तो हर एक एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है।
प्लस 12th वाले जो बच्चे हैं उनका भी ग्रेविटेशन नहीं हो पाया था, तो उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा इससे ग्रेविटेशन से, क्योंकि जस्ट उनका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिनिश हुआ है, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। हाँ, इसके बाद हम लोग जो है वो करंट और कैपेसिटर तुरंत कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग देखते हैं हीट, ऑप्टिक्स, जो भी सेगमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, चलो तो बढ़ते हैं आगे हम लोग ग्रेविटेशंस पे। देखो बच्चा, ग्रेविटेशन से बेसिकली हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे बात करते हैं, जो कि बेसिकली यही बताता है कि इस यूनिवर्स में 2 पॉइंट मासेस को आप कहीं पे भी एक गिवन डिस्टेंस पे रखते हो, तो दोनों पॉइंट मासेस एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और जिस अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिस स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, बस उसी के ऊपर डिस्कशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट मासेस के बीच में ही अट्रैक्शन हो सकता है, जितने भी बॉडीज हैं जिसके पास मास है वहां पे जो है वो अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, वहां पे अट्रैक्शन होता ही है, बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का बात करें तो वो किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसका लॉ नहीं था, उसका जो लॉ था वो आपका पॉइंट मासेस के लिए था, पॉइंट मासेस के लिए उन्होंने लॉ दिया था। ठीक है ना, तो देखोगे ध्यान से, तो बेसिक लॉ पे हम लोग बात करते हैं पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है कि 2 पॉइंट मासेस से m1 एंड m2 को इस यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर r डिस्टेंस पे रख दिया जाए कुछ इस तरह से दिस, तो यही था कि जो m1 है वो m2 को अपने तरफ खींचेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा। ठीक है, इसी तरह से m2 जो है वो भी m1 को अपने तरफ खींचेगा अलोंग द क्या आपका लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, साथ ही साथ जिस स्ट्रेंथ के साथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा उस स्ट्रेंथ का वैल्यू, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका होता है G m1 m2 और अपॉन क्या आपका r²। ठीक है ना, देखना ना कि बहुत सारे रिजल्ट जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये कॉमन होगा। ठीक है ना, लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, बस अंतर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में दोनों केसेस पॉसिबल था, रिपल्सन भी हो सकता था, अट्रैक्शन भी हो सकता था, ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डैश का यूज करते थे, यहाँ पे G यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज का प्रोडक्ट देखते थे, यहाँ पे मास का प्रोडक्ट है, बाकी जो है ऑलमोस्ट नेचर जो है आपका सिमिलर ही है। ठीक है ना, तो इसको बढ़िया से दिमाग में डाल लो, कैसे कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, फटाफट नोट करोगे। अब देखोगे ध्यान से, अब हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, फोर्स से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेंगे जो कि बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब बेसिकली जो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, माने किसी पर्टिकुलर पॉइंट मास पे अगर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखोगे ध्यान से, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे आप लोगों को कि 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं, दिस m एंड m, कोई दिक्कत? 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं और तीनों को हमने करा ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर प्लेस कर दिया है। ठीक है ना, जिसका साइड लेंथ जो है वो L है, L है, L है। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कि बच्चा 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं जिसको मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर जो है वो प्लेस करा है। ठीक है, हुआ ये है कि ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है, वो तीनों पॉइंट मासेस जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दिया है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में। बोला है कि ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स तीनों पॉइंट मासेस जो हैं वो आपका एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दिया है, दिस, कुछ इस तरह से, दिस, एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दिया है कुछ इस तरह से। तो बस बताना है कि हर एक मास का जो स्पीड होगा, लीनियर स्पीड, वो कितना होगा। ठीक है ना, किस लीनियर स्पीड के साथ तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो इस सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, यही सवाल है।
अब कितने लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सर्कुलर पाथ में कैसे घूम सकता है सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, सर्कुलर पाथ में कैसे घूम जाएगा सर। तो देखोगे ध्यान से और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है इसको। देखो क्या होने वाला है। मैंने कहा कि बच्चा आप ना किसी एक पर्टिकुलर मास पे फोकस करो, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर मास पे आप फोकस करो। मान लो हम इस पर्टिकुलर मास के ऊपर फोकस करते हैं, दिस, ध्यान देना, अगर हम इस पर्टिकुलर मास पे फोकस करें तो इस मास पे दो फोर्स लगने वाला है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये पॉइंट मास लगाएगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, दिस, कुछ ऐसा। इसी तरह से ये भी मास जो है इस मास को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। माने जो दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना अमाउंट के फोर्स के साथ ये खींचेगा उतने ही अमाउंट के फोर्स के साथ ये खींचेगा। एफ जी या एफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत? माने आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट होगा, दिस एंगल 60 डिग्री, जो रिजल्टेंट होगा वो आपका बाइसेक्ट करेगा कुछ इस तरह से, दिस, और सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं करेगा, ये इसके सेंट्रोइड से भी पास करेगा, सी। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, जब हमने इस मास को देखा तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, सेंटर से पास कर रहा है। इसी तरह से जब हम किसी भी दूसरे मास को, इसको भी देखते हैं तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको खींचेगा सेंटर की तरफ। जब हम इस पे ही बात करेंगे तो इसको भी जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ खींचेगा। मतलब समझ में आ रहा है? ये जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चा, जो कि हमेशा सेंट्रोइड से पास करेगा, इसी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लाइक तीनों पार्टिकल्स को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, जिसके वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। बस यही आपको निकालना है यार कि स्पीड कितना होगा, तो कुछ करना थोड़ी ही है। ये जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स मिला ना यहाँ पे, एफ नेट, जो कि तीनों के केस में जो है वो सेंटर से ही पास करेगा, यही नेट एफ नेट जो है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यही नेट फोर्स जो है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कहोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपका mv² बाई क्या, आपका r। क्या कोई दिक्कत? चूंकि तीनों का तीनों मास जो इसी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो मैं किसी एक के ऊपर बात कर ले रहा हूं, नेट फोर्स, तो वही नेट फोर्स जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दैट इज mv² बाई क्या, आपका r। अब कहोगे सर r के जगह पे यहां क्या लिखेंगे सर? तो ध्यान देना ना, यहां r क्या है? r यहां पे सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है, यही ना r होगा यार। कहोगे सर r कैसे निकालेंगे? तो बोले हुए तुम लोगों को याद ही रखना, r का वैल्यू कितना होता है? a/√3 साइड लेंथ अपॉन √3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, लाइक एफ नेट इज इक्वल टू mv² बाई r। r का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे जो भी होगा। अब देखना, अब यहाँ पे एफ नेट कैसे निकालोगे? तो दिख रहा है दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, रिजल्टेंट ऑब्वियस बाइसेक्ट करेगा। फॉर्मूला आपके पास है 2f cos θ/2, माने ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो गया आपका mv² अपॉन r। तो r के जगह पे हो जाएगा l अपॉन क्या, आपका √3। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, cos 30, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ f है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके साथ लाइक मासेस के बीच में ट्रैक्शन हो रहा है। फॉर्मूला अभी तुरंत मैंने बताया है, gm1m2, तो ये हो जाएगा gm² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो मासेस के बीच का डिस्टेंस l है, तो यहां पे हो जाएगा l² इज इक्वल टू, देख सकते हो, सॉरी, इंटू cos 30, तो cos 30 आपका हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू, देख सकते हो, mv²। तो जैसा कि दिख रहा है आप लोग को √3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 mv² और अपॉन क्या, आपका l। जैसा कि दिख रहा होगा √3 से √3 क्या हो गया, आपका कैंसिल। ये एक m से एक m क्या हो गया, कैंसिल। ये l इधर चला आएगा, माने यहां से आप भी निकाल लोगे, ठीक है ना, l से l भी कैंसिल ही हो जाएगा, इनफैक्ट कैंसिल आउट कर लो, तो यहां से आपका भी निकल जाएगा और v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। देखना कितना आएगा बच्चा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया यार, ये भी खत्म हो गया, सब खत्म ही है। ये आपका आ जाएगा कितना, g और इनटू आपका m, ठीक है ना, एक मास रह जाएगा, डिवाइडेड बाय एक l भी रह जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट gm। देख लो कहीं पे कैलकुलेशंस में तो गड़बड़ नहीं करा ना हमने, हाँ, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट gm अपॉन क्या, आपका l। माने इस स्पीड के साथ जो है वो तीनों का तीनों मास पार्टिकल जो है वो आपका लाइक इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, जल्दी करो, नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बना लेना, ठीक है ना, इसी के लिए
सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है, देखना ध्यान से। दिस क्या है इसमें देखोगे, लाइक एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे हमने 4 आइडेंटिकल मासेस को प्लेस करा है। दिस m, ये भी m, ये भी m और ये भी m, ठीक है ना। साइड लेंथ l दिया हुआ है। ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ये चारों पॉइंट मासेस जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दिया। दिस ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ये चारों का चारों जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दिया है। बस आपको बताना है कि चारों पार्टिकल का जो स्पीड होगा, जिस स्पीड से ये घूमेगा, ऑब्वियस है टेंजेंशियल होगा इसका वेलोसिटी, तो जिस स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। निकाल लोगे फटाफट जल्दी से। अरे किसी एक पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो ना यार, सेंटर से पास करेगा हर एक केस में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और वही नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बस उसको इक्वेट कर दो आप, ठीक है ना, लाइक mv²/r से जो नेट फोर्स आएगा और वहां से भी निकल जाएगा। फटाफट नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ो आगे, ध्यान देना इधर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सुनो, मैंने कहा कि बच्चा ऐसा होगा कि लाइक ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कह देगा कि एक रॉड है कुछ ऐसा, दिस, और इस पे जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस, कैपिटल M के फॉर्म में, कैपिटल M, और लेंथ इसका मान लो दे देगा L, दिस, और कहेगा कि यहां से L डिस्टेंस पे, यहां से L डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रख दिए हैं M, ठीक है ना। बोलेगा दोनों के बीच में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो पॉइंट मासेस के लिए है, ठीक है ना। इस तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट मास है उसको एज इट इज छोड़ देंगे और जो रॉड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि वो पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाए और हम लोग लॉ जो है वो आराम से लगा सके। तो करते क्या है कि इस पॉइंट मास से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, दिस, ठीक है ना। पॉइंट मास से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। पहले इसके और इसके बीच में फोर्स निकाल लेते हैं कितना होगा। डेफिनेटली ये जो एलिमेंट होगा इस पॉइंट मास को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। बदले में ये भी m जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही बताना है दोनों के बीच में कितना होगा, रॉड और पॉइंट मास के बीच में। तो आप देख लो ना कि पहले ये छोटा सा एलिमेंट इसको कितना फोर्स के साथ खींचेगा। कहोगे सर ये तो छोटा फोर्स होगा सर, df होगा सर, dfg होगा, तो dfg ही लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां पे आराम से लॉ लगा सकते हैं, g ऑफ m और इनटू यहां पे हो जाएगा d ऑफ कैपिटल M, छोटा सा मास होगा इसमें, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x²। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कि इस dx लेंथ में जो मास है बच्चा, यहां इस मास को हम लोग dm बोल रहे हैं। कहोगे सर ये dm कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड लगा लोगे, l लेंथ में m मास, तो यूनिट लेंथ में कितना मास, तो dx लेंथ में कितना मास। माने इस dm का जो वैल्यू होगा ये आपका आ जाएगा m/l इंटू क्या, आपका dx। बस इस dm का वैल्यू यहां जाके पुट कर दो, माने dfg इज इक्वल टू आपका आ जाएगा g के जगह g, m के जगह m, dm के जगह अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा m/l और इंटू dx अपॉन क्या, आपका x²। क्या कोई दिक्कत? फटाफट इसको इंटीग्रेट कर दो नेट निकालने के लिए। कहोगे सर कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? तो जो x का मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका l होगा जब ये एलिमेंट यहां पहुंचेगा, और जो मैक्सिमम x का वैल्यू हो सकता है वो बढ़ के l प्लस l कितना हो जाएगा, आपका 2l हो जाएगा। अब आप इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लो, 1/x² का इंटीग्रल हो जाएगा -1/x। एक बार x के जगह लिख दोगे 2l और एक बार l लिख दोगे, माने नेट ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से Fg इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यहां पे आपका 1/2l आएगा। सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके 1/2l ही आएगा, माने नीचे में हो जाएगा कितना, 2l² आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करोगे जल्दी से। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रीट कर लेना, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखो, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स में इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, सर्कल में घुमा करके स्पीड वगैरह पूछ देता है, या फिर इस तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। बाकी अगर बेसिक अगर नेट फोर्स पूछे या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे तो आप आराम से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, मेनली इसमें जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का हम लोग बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उस पर हमारा मेन डिस्कशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से बच्चा, गौर करना।
मैंने कहा कि लाइक कोई भी पॉइंट मास अगर हम बात करें, ठीक है ना, दिस हमने एक पॉइंट मास कंसीडर करा है m, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे, जैसे याद करो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करा था, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे दो तरह का होता था, एक अवे होता था, एक टूवर्ड्स होता था। पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे होता था, नेगेटिव चार्ज के केस में टूवर्ड्स होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज मास के तरफ होगा, टूवर्ड्स होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। तो मैंने कहा अगर कोई पॉइंट मास आपको दिख जाए m और वहां से r डिस्टेंस पे अगर आपसे कोई कहे कि भैया कहीं यहां पे कहीं यहां पे हमें जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कुछ नहीं करना है यार, जो हम लोग वहां पे यूज करते थे रिजल्ट ऑलमोस्ट वही होगा, बस मास के जगह पे चार्ज होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह g होगा। और डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन ऑलवेज होगा टुवर्ड्स m, माने दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज Eg। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मास। और अगर स्ट्रेंथ का बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ का अगर बात करें तो जो स्ट्रेंथ होगा दैट इज Eg, इस Eg को हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना, G जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता था हमारा K डैश Q अपॉन R स्क्वायर, K डैश को रिप्लेस कर दिया हमने G से, Q को रिप्लेस कर दिया हमने M से, डिस्टेंस वही रहेगा तो Gm अपॉन क्या आपका R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इस पॉइंट मास की वजह से इस पॉइंट पे। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट बढ़ू आगे, चलो ध्यान देना। अब देखोगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने बात करा यहाँ पे, ठीक है ना, और आराम से हम लोग माने सब कुछ वही इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला ही होने वाला है यार, बताया तो, माने जहां पे चार्ज था वहां पे हम लोग बस मास रखेंगे, और जहां पे लाइक जी होता, लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, दैट इज के बोलते थे या के डैश बोलते थे, वहां पे हमारा जी होगा। क्या कोई दिक्कत? बाकी सारे जो है रिजल्ट वो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न्स पे हमारे रहेंगे, ठीक है ना। अब देखोगे ध्यान से, अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने कहा किस तरह से क्वेश्चंस, इसमें भी क्वेश्चंस जो है रह सकते हैं, लाइक किसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह निकालने का, ठीक है ना। बट इसमें एक चीज जो है वो वेक्टर फॉर्म में इसका रिजल्ट पूछा है एक बारी, ठीक है ना, तो इसको दिमाग में रख सकते हो। दिस जैसे मान लो, ठीक है ना, कि लाइक मान लो हमारे पास दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक पॉइंट मास कहीं यहां पे रख दिया गया m, ठीक है ना, और इस पॉइंट मास के वजह से कहीं यहां पे से पॉइंट P है, यहां पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए कहा दिया जाए, और इस मास से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग r बोल रहे हैं, या फिर पोजीशन वेक्टर के केस में इसको हम वेक्टर r कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, वेक्टर r यहां क्या डिनोट कर रहा है बच्चा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर? तो मास के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। इसके अलावा भी दो डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स होंगे, एक तो खुद उस मास का होगा, ठीक है ना, जिसके वजह से हमें निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं आपका से r1, ठीक है ना, और दूसरा उस पॉइंट का जहां पे निकालना है, तो एक पोजीशन वेक्टर ये होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं कि आपका r2। क्या कोई दिक्कत? तो ये हो गया r2। बात समझ में आ रही है? r1 किसका पोजीशन वेक्टर है? उस पॉइंट का, उस पॉइंट मास का जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और r2 जो है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, पता करना है वेक्टर फॉर्म में। अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाए आपसे कितना होगा, तो पहला बात तो ये कहोगे कि सर जो डायरेक्शन इसका होगा वो r के ऑपोजिट होने वाला है, बिकॉज अगर बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसके वजह से इस पॉइंट पे होगा वो टुवर्ड्स द मास होगा, तो पहले ही सर हम लोग चाहे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लाइक Gm अपॉन r³ मल्टीप्लाइड बाई लाइक वेक्टर r, बस यहां पे साइन लगा देते हैं आगे में माइनस, ठीक है ना। कहोगे सर माइनस साइन आगे आपने क्यों लगाया है सर? तो बेटा माइनस साइन इसलिए हमने लगाया है बिकॉज ये माइनस साइन जब r के साथ जाएगा
तो ऑब्वियस है जो डायरेक्शन ई का होगा वो आर के अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। अगर ये पोजीशन वेक्टर आर है तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट पी पे, वो ऑब्वियस है कि आर के क्या होगा, आपका अपोजिट होगा, टूवर्ड्स होगा पॉइंट मास। तो टूवर्ड्स पॉइंट मास का मतलब क्या, ई के क्या आपका अपोजिट। तो मैंने कहा कि जैसा कि यहां दिख रहा है, इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ मैंने वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया यहां पे। अब फाइनली आप चाहो तो इस आर के जगह पे क्या कर सकते हो ये सुनोगे, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है R1 और R जो है ऑर्डर में है और R2 ऑर्डर को क्या कर रहा है, आपका ब्रेक कर रहा है। माने ऐसे लिख सकते हैं यहां पे R1 प्लस R और ये इक्वल किसके, आपका R2 के। चाहो तो यहां से आप R निकाल सकते हो, R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, उसका वैल्यू पुट कर लो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन के साथ G और इनटू आपका M डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा मॉड ऑफ लाइक R2 माइनस R1 का क्यूब और ऊपर में हो जाएगा R और R के जगह हम लोग लिख देंगे यहां पे R2 माइनस क्या, आपका R1। फटाफट नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर पॉसिबल हो तो ये बस ये दिमाग में रखोगे ना, ये तो बाकी तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना इसका। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। कोई दिक्कत? बढ़ू आगे बच्चा। अभी सुनना, मैंने कहा कि ठीक है, यहां तक हम लोग जो है डिस्कशन किए अभी तक, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह का हमने बात करा। अब इसी में पॉइंट मास ना रह करके कोई लाइक कंटिन्यूअस बॉडी अगर होता है, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी होता है रॉड के रूप में, और उसके वजह से फील्ड विल्ड निकालना हो तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। बट वहां से क्वेश्चंस एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे नहीं। और डिस्कशन क्या करना है, बाकी सारा रिजल्ट ही मैंने आप लोगों को बता के रखा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसको लेकर के, ठीक है। आप आराम से वहां भी काम कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखना, इसमें ना दो चीज बच्चा हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें बेसिकली क्या है, सुनोगे ध्यान से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बोला, ठीक है ना। इसमें जो है जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ करा था, सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने गॉस लॉ बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जो है, या किसी क्लोज सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो है लाइक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते थे गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है ना। किसी गॉसियन सरफेस के ऊपर हम लोग जो है किसी पॉइंट पे लाइक बात करते थे। तो बेटा जिस तरह से वहां पे गॉस लॉ था लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही यहां पे भी गॉस लॉ है ग्रेविटेशन में, ध्यान रखना। अगर पॉसिबल हो तो दिमाग में रखो, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट ऐसे लिख देते हैं आप लोग के नॉलेज के लिए, ध्यान देना। मैंने कहा कि गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए, तो जब हम लोग ग्रेविटेशन के लिए गॉस लॉ का बात करते हैं ना, तो ये लॉ कुछ ऐसा होता है, दिस लाइक सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ध्यान रखना। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल होता है आपका -4 पाई जी और इनटू डेल्टा एम, ठीक है ना। अभी इस स्टेज पे इसको ज्यादा डिस्कस करने का कोई तुक नहीं है, बट ये ध्यान रख लो कि इस लॉ को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है ना। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू -4 पाई जी डेल्टा एम, जहां जी का वैल्यू क्या है पता आप लोग को। इस डेल्टा एम को बोलते हैं मास इनक्लोज्ड बाई दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। डेल्टा एम को बोलते हैं मास इनक्लोज्ड बाई दैट गॉसियन सरफेस। क्या कोई दिक्कत? तो इसका यूज करके जिस तरह से वहां पे हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते थे, वैसे ही हम लोग जो है यहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर वगैरह के वजह से, ठीक है ना। तो इसको भी कहीं नोट कर लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलो बढ़े आगे, देखोगे नेक्स्ट। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है दिस। अब यहां पे हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं कहेंगे, सॉलिड स्फीयर कहेंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वर्ड यहां पे चार्ज वाली बात ही नहीं हो रही, यहां मास का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, लिख देता हूं लाइक सॉलिड स्फीयर।
जिसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जो मास है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अब इसमें आपसे कह दिया जाएगा कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे से r डिस्टेंस पे कहीं यहां पे पॉइंट A ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, फिर यहां से r डिस्टेंस पे कहीं यहां पे लाइक आउटसाइड बात कर रहे हैं B, यहां पे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो जो भी मैंने गॉस लॉ बताया आप लोगों को, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका यूज करके जब बनाओगे तो रिजल्ट आएगा वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, बस अंतर यह है कि जहां चार्ज था वहां मास हो जाएगा, ठीक है ना, और जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां पे लाइक आपका जी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप लोग को याद हो तो ये दो फॉर्म में हमारा, जब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एक इनसाइड और दूसरा क्या आपका आउटसाइड। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, बस अंतर यह है कि वहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां भी दो केस होगा, पहला जो होगा वो होगा r लेस देन इक्वल टू r। लेस देन इक्वल टू r का मतलब इनसाइड हम बात कर रहे हैं, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इनसाइड दैट इज E, ये आपका इक्वल होगा। याद करना वहां पे क्या आया था, वहां आया था आपका KQ बाई RQ मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है ना। यहां पे आएगा आपका GM डिवाइडेड बाई R क्यूब, रेडियस का क्यूब, ठीक है। जो काम वहां K कर रहा था वो काम यहां G कर रहा है, जो काम वहां Q कर रहा था वो काम यहां M कर रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज, रेडियस का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई क्या आपका R। क्या कोई दिक्कत? ये आपका हो गया इनटू R। ध्यान देना 10, ये हो गया इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर यही आपसे कह दिया जाए आउटसाइड क्या होगा, तो आउटसाइड कहने का मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो जब हम R ग्रेटर देन और इक्वल टू R का बात करेंगे बच्चों, तो उस केस में लाइक ऑब्वियस है कि ये एक पॉइंट मास के रूप में ट्रीट होगा। बताए हुए हैं आप लोगों को कि आउटसाइड किसी भी पॉइंट के लिए बस इनसाइड का लोचा है, ठीक है ना। आउटसाइड के किसी भी पॉइंट के लिए हम इसको पॉइंट मास के रूप में ट्रीट करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे कितना, तो GM डिवाइडेड बाय क्या आपका R स्क्वायर। तो प्रॉब्लम आउटसाइड में कभी नहीं होता है, बस इनसाइड वाला है। और ये भी क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला रिजल्ट याद है तो ये भी याद रहेगा। क्या कोई दिक्कत? इसमें ग्राफ पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए, EG और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है लाइक इनसाइड में जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, माने ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद अगर बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, माने ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। माने किसी भी सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का वो सरफेस पे होगा। ध्यान रखना, सरफेस पे होगा एट R इज इक्वल टू R। कितना होगा, तो GM अपॉन क्या आपका R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट, अब सुनना, यहां पे एक भारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये चूंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है ना, नीट में क्वेश्चन पूछ दिया है लाइक स्फेरिकल सेल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो यहां पे एक बड़ा ही जबरदस्त चीज है, समझोगे इस चीज को, ठीक है, ध्यान देना। बिठाऊं, चल देखोगे बच्चा, देखो इसमें क्या है ना कि कभी कभी आप इस तरह के ग्राफ भी देखोगे ऑप्शन में, ठीक है ना। ग्राफ जो है वो ऑप्शन में कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई दे देगा, दिस ऊपर ना हो करके ग्राफ ऐसा होगा, ध्यान देना, ऐसा दिस और ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। तब वहां तुम हो जाओगे कंफ्यूज होकर कर दोगे गलती, कहोगे अरे यार सर तो वो ऐसा बताया था, ठीक है ना, ये तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही ग्राफ है। देखो इसके पहले वाले ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर क्या है, ये सुनना। इसके पहला वाला जो ग्राफ है एक्चुअली में वहां पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन के बारे में कुछ बात नहीं करा है, वो वहां पे जो है मैग्नीट्यूड बता रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड का कि क्या होगा, माने मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में वहां मैंने ग्राफ प्लॉट करा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये ग्राफ आपको दिख जाना तो ये ग्राफ डायरेक्शन भी बता रहा है साथ में, ठीक है ना। लाइक ये जो निगेटिव साइड में ग्राफ गया है वो यही बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द क्या होगा आपका स्फीयर
स्फीयर होगा। लाइक जो स्फीयर है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव जो ग्राफ है यही बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज होता है टूवर्ड्स द क्या, आपका मास। ध्यान रखना। हाँ, अब अगर ऐसा हो जाए कि ये भी ग्राफ रहे और इसके पहले वाला भी ग्राफ रहे ऑप्शन में, तो वहां पे सर पकड़ के खुजलाने मत लगना। अगर एप्रोप्रिएट बात किया जाए तो यही ग्राफ सही है, ठीक है ना। अगर उसमें दोनों ऑप्शन रहे, ये भी रहे अब पहले वाला भी रहे, तो सही ग्राफ ये होगा, ठीक है ना। दिस अगर सिर्फ मेंशन करके ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कौन सा ग्राफ सही है, तो ये ग्राफ सही होगा। हाँ, अगर ये नहीं है तो फिर तो वो सही है, जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो इस चीज को एकदम दिमाग में रखना अच्छे से, ठीक है। फटाफट नोट करोगे, फास्ट। नेक्स्ट, चलो अब देखोगे। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि एक सेल है, सेल, दिस स्फेरिकल सेल, रेडियस आर, ठीक है ना, रेडियस आर। इस बार मास जो है वो सरफेस के ऊपर है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास है। अगेन दो जगह पे हम लोग बात करेंगे, एक इनसाइड आर दैट इज पॉइंट ए और एक आउटसाइड आर दैट इज पॉइंट क्या, आपका बी। क्या कोई दिक्कत? यहां भी जब गॉस लॉ आप लगाओगे तो चूंकि अंदर में कोई मास इंक्लूज्ड है नहीं, तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, आपका जीरो होगा, माने आर लेस देन इक्वल टू आर। ये वही केस है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर वाला था। लाइक आर लेस देन इक्वल टू आर माने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। अगर बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू आर का, तो मैंने कहा है कि किसी भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहे चार्ज यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर बात करें तो आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। माने डायरेक्ट आप इसको एक पॉइंट मास मान के बात कर सकते हो और ये हो जाएगा G इंटू एम बाई क्या, आपका आर स्क्वायर। माने आउटसाइड हमेशा याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर के, चाहे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नहीं हो, चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नहीं हो। माने यहां भी अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो यहां भी दो ग्राफ हो जाएगा, ये आर और ये आपका EG सेल के लिए, ठीक है ना। पहले तो कोई ग्राफ होगा ही नहीं, लाइक दिस इज आर इज इक्वल टू आर, यहां तक तो कोई ग्राफ होगा ही नहीं, और सीधा आर इज इक्वल टू आर पे जो ग्राफ है वो आपका अपना पिक अचीव कर लेगा यहां से, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा दिस। क्या कोई दिक्कत? ये सेल का ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। ये क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है, ध्यान देना इस चीज को। अब ऑप्शन ऐसा भी आपके सामने हो सकता है, ध्यान देना, ये आर और ये आपका EG, ये ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है आर इज इक्वल टू आर, यहां तक कोई ग्राफ नहीं और इसके बाद ये फॉल करेगा। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? क्या कहोगे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, बताओ जल्दी से। क्या लगता है? ये ऑप्शन, अगर ये दोनों रहेगा तो इसको सही बोलोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, यही दिख रहा है, तो ऑब्वियस उसके लिए हम लोग जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? बाकी कोई कंट्राडिक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड का। क्या कोई दिक्कत? ये भी अपने जगह सही है, ये भी अपने जगह सही है, लेकिन जब दोनों आ जाएगा तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करोगे। नेक्स्ट, ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है ना। ये चीज यहां आगे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीज था ना यार, वहां पे रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों पॉसिबल था। यहां पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दिख रहा है वो ये कि हमेशा अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन तो इससे ऐसे ही गायब हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे वैरायटी थे, रिपल्सन भी था, अट्रैक्शन भी था, तो वैरायटी वहां ज्यादा था, यहाँ वैरायटी थोड़ा कम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट बढ़ू आगे, चलो अब देखोगे, लाइक अभी हम लोग ना बेसिकली एक ऐसे सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं जहां से नीट या जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखोगे ध्यान से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस ध्यान देना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब सुनोगे ध्यान से बच्चा, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ये बेसिकली में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। ये बेसिकली क्या है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। बिकॉज ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, वैसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट क्या आपका मास, और फोर्स बाय मास क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने कहा कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं तो ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है ना। तो इससे कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखोगे ध्यान से, हम लोग ना सीधा जो है बात करते हैं किसी भी प्लैनेट का, ठीक है, ये अर्थ भी हो सकता है, ठीक है ना, अर्थ भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो मान लो हमारे पास कोई प्लैनेट है, दिस कुछ ऐसा एक प्लैनेट है जिसका जो मास है, ये प्लैनेट कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना। हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने कहा कि इस प्लैनेट के लिए जो है हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइक g का बात कर रहे हैं इस प्लैनेट के लिए, ठीक है, जो कि एक्चुअली में उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, और हम लोग इस प्लैनेट को स्फेरिकल मान के चल रहे हैं। हालांकि कोई भी प्लैनेट कंप्लीटली रूप से स्फेरिकल नहीं है, बट हाँ ये है कि उसको हम स्फेरिकल मान के चल सकते हैं। तो मैंने कहा कि स्फेरिकल प्लैनेट हमने कंसिडर करा है जिसका रेडियस r है और मास जो है वो पूरे प्लैनेट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बच्चा। मैंने कहा कि दो केसेस यहां पे होगा बच्चा। पहला केस तो ये होगा कि हम बात करेंगे लाइक आउटसाइड, फिर हम लोग बात करेंगे लाइक इनसाइड। तो मैंने कहा कि पहला हम लोग केस बात करेंगे, केस फर्स्ट जो हमारा होगा कि प्लैनेट के सरफेस से h हाइट पे कहीं यहां पे दस हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्या कोई दिक्कत बच्चा? अगर मैं बात करूं कि प्लैनेट के सरफेस से h हाइट पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा है और यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो डायरेक्शन का अगर बात करें तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यहां पे ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो मैंने कहा कि जैसा कि आपको दिख रहा है ये h है और ये रेडियस तो r दिया ही हुआ है, माने जो सेंटर से डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल r, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो आपका हो जाएगा r प्लस h। क्या कोई दिक्कत? r हो गया ये रेडियस और h हो गया ये हाइट सरफेस से, ठीक है बच्चा। अब सुनना, हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं इनसाइड, ठीक है ना। इनसाइड हम लोग सॉरी आउटसाइड पहले हम लोग आ रहे हैं, लाइक सरफेस से h हाइट पे हम लोग बात कर रहे हैं किसी इस पॉइंट पे। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इस प्लैनेट के सरफेस से h हाइट पे हमें कहीं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो कहोगे सर यहाँ पे बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। उस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग लिखते हैं लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g एट h। तो g एट h हाइट, h यहाँ सरफेस से हम लोग हाइट लेके चल रहे हैं, और ये आपका होगा जैसा कि मैंने बताया है कि आउटसाइड किसी भी पॉइंट के लिए हम इसको एक पॉइंट मास मान लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा g इंटू एम डिवाइडेड बाई, ध्यान देना, g इंटू एम डिवाइडेड बाई आपका नीचे में हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r के जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं r प्लस h का क्या आपका होल स्क्वायर। तो g एट h इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का क्या आपका होल स्क्वायर। या फिर एक स्टेप आगे बढ़ के चलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक g ऑफ m डिवाइडेड बाई, अगर हम बात करें नीचे का तो नीचे में से चाहे तो हम r स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो r स्क्वायर कॉमन होके बाहर हो जाएगा। अंदर में आपका अगर बात करें तो r कॉमन होके बाहर होगा, बाहर आएगा तो r स्क्वायर होगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ये जो टर्म दिख रहा ना बच्चा gm अपॉन r स्क्वायर, ये एक्चुअली में gm अपॉन r स्क्वायर क्या है? gm अपॉन r स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है ना। माने इसके जगह चाहे तो हम लोग g पुट कर सकते हैं, माने g एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ये आपका हो जाएगा g दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट
डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। नोट करोगे बढ़िया से फटाफट ये रिजल्ट, g एट h हाइट इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, खूब क्वेश्चन आया इससे, ध्यान देना। g एट h हाइट, किसी प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। फटाफट नोट करोगे, फास्ट बढ़ू आगे। नेक्स्ट, अब देखना आगे बढ़ते हैं। इसी में एक रिजल्ट है, सबसे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग सबसे क्वेश्चन करेंगे। इसी में एक रिजल्ट है कि अगर इस h का वैल्यू, ठीक है ना, इस h का जो वैल्यू है, अगर ये h लाइक मच लेस देन आर हो जाए, मच लेस देन आर, माने ये जो हाइट है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, तो डेफिनेटली इट इंप्लाइज दैट, ऐसे लिख सकते हैं लाइक h अपॉन आर जो होगा वो मच लेस देन क्या होगा आपका 1। मच लेस देन 1 कहने का मतलब क्या कि जो टर्म होगा वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब कहोगे सर देन, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, हमारे पास जो रिजल्ट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट, ये आप देख सकते हो कितना आया है, ये आया है g अपॉन 1 प्लस, बोलो यार, h बाई आर का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, g ऑफ 1 प्लस h अपॉन आर पे पावर -2, उसके ऊपर लेके चले गए हैं, ठीक है ना, पावर जाकर के नेगेटिव हो गया यहां पे। अब ध्यान देना, क्योंकि h अपॉन आर मच लेस देन 1 है, दिस माने इसको अगर हम लोग x मान ले बच्चा, तो ये एक्चुअली में 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है। और मैंने आपको एक एक्सपेंशन बताया है बाइनोमियल का कि अगर ध्यान रहे 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 प्लस nx के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 प्लस nx के, अगर ये x बहुत छोटा हो। तो चूंकि ये टर्म काफी छोटा है, मच लेस देन 1 है, तो ये इस फॉर्म में आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n, माने 1 प्लस nx। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, माने इस केस में h हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये होगा 1 माइनस 2h अपॉन आर, g ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन आर। बट ध्यान रखना, इसका यूज सब जगह मत कर देना कदों, इसका यूज तभी कर सकते हो जब आपको पहले से इंफॉर्मेशन हो कि जो हाइट का हम लोग बात कर रहे हैं वो रेडियस के कंपैरिजन में क्या है आपका बहुत छोटा है, तभी इसका यूज करना। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आप क्या यूज करोगे, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का क्या आपका होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर, फास्ट जल्दी कर। याद रखना g यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है। बढ़ू आगे। अब ये अर्थ हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ये देखोगे ध्यान से। बढ़ू आगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट प्लैनेट क्या सैटेलाइट भी हो सकता है, ठीक है ना, स्फेरिकल सैटेलाइट भी हो सकता है ये, ठीक है। माने हर एक वो मासिव ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल फॉर्म में है उसके लिए रिजल्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखना, ये तो हमने बात करा आउटसाइड का, ठीक है। चलो अब देखोगे हम लोग इनसाइड बात करते हैं, इनसाइड। देखोगे ध्यान से, दिस ये हमारा कोई स्फेरिकल प्लैनेट है एंड दिस इज द रेडियस r। क्या कोई दिक्कत? लाइक सेंटर ऑफ द प्लैनेट। मैंने कहा कि इस बार हम आउटसाइड नहीं इनसाइड का बात कर रहे हैं, माने इस प्लैनेट के सरफेस से d डिस्टेंस, d डेप्थ नीचे, d डेप्थ नीचे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। प्लैनेट के सरफेस से d डेप्थ नीचे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये इनसाइड बात हो रही है, इनसाइड आपसे बात किया जा रहा है g एट d डेप्थ, माने एक्चुअली हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, इनसाइड बात कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का बात कर रहे हैं, इनसाइड बात कर रहे हैं, और वो भी किसके लिए, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए। तो अभी तुरंत तो रिजल्ट बताया है यार, क्या था रिजल्ट जरा देखना, gm
डिवाइडेड बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आर के जगह पे एक्चुअली में सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता था, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता था आर। माने अगर बात करें इस आर का बच्चा, तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर में से डी को सब्ट्रैक्ट कर दो। माने ये जो रिजल्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आर माइनस क्या आपका स्मॉल डी। क्या कोई दिक्कत? अब देखना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी एट डी इज इक्वल टू, अगर बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको एक साथ रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक आर से इधर डिवाइड दे देते हैं, तो आर बाई आर हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा यहां पे कितना, डी बाई आर। क्या कोई दिक्कत? ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, जो कि अर्थ भी हो सकता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं जी, माने जी एट डी डेप्थ, इसके लिए कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये आ गया जी ऑफ 1 माइनस डी बाई आर। फटाफट नोट करोगे और ध्यान रखना इसके लिए कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये हर एक तरह के डेप्थ के लिए वैलिड है, बशर्ते सेंटर तक ही जाना, आप सेंटर को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये हर एक तरह के डेप्थ के लिए वैलिड है, जबकि वो जो रिजल्ट हमने ऊपर में लिखा था वो दो केसेस में हमने बात करा, एक कि कोई फाइनाइट हाइट पे और दूसरा जो हाइट हो वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। फटाफट नोट करोगे जल्दी से, फास्ट हो गया। बढ़ू आगे, चलिए। देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली हम उन चीजों पे ही टारगेट कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फालतू का जैसे इसमें बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चंस वहां से आता नहीं, क्वेश्चंस जिस जगह से पूछा जाता है हम उसी पे टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कंसिडर करोगे। अब ध्यान देना, नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, इनसाइड आउटसाइड का बात कर लिया हमने। अब इसमें क्या कर देगा ना कि कभी कभी कह देगा कि अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस, अभी सब कुछ रह नहीं गया आपके लिए यार, दिस कह देगा कि अर्थ है, और या कोई भी प्लैनेट है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लैनेट लेके चलो ना, दिस एक प्लैनेट है जिसका रेडियस आर है, मास जो है वो कैपिटल एम है, और डेंसिटी जो है वो आपका रो है, दिस यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, ठीक है। अब आपसे कह देगा ना कि चूंकि यहां पे कोई डिस्कशन है नहीं, मैंने कहा कि पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब वो अर्थ से रिलेटेड पूछ दे या फिर जो भी, तो कह देगा कि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, जी और आर के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से मेजर्ड हो रहा है यहां पे। तो जब भी जी और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो बेसिकली जी क्या है यार, ये जी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के केस में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ तो आपको बताया ही है ना, ऐसा ग्राफ होगा दिस, या तो ये जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है, लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है दिस। ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ होगा, तो नीचे वाला ग्राफ जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ध्यान रखना, अगर दोनों रहे तो इसी को टिक मारेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये ना रहे तो ऑब्वियसली किसके लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। चलो, तो ये जी और आर के बीच में ग्राफ एक पूछ देता है। एक और क्वेश्चन जो उसमें पूछता है, समझ लोगे ध्यान से, कि लाइक जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यहां पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं जी आर करेंगे, बस समझ आ रहा है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट आर डिस्टेंस, ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा कि लाइक सरफेस पे अगर बात करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द प्लैनेट जी, तो जी के लिए मैंने एक रिजल्ट बताया आप लोग को, लाइक जी एम डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर, दिस that is the gravitational field intensity at the surface of the earth, gm upon r square। अब सुनना बच्चा, लाइक कभी कभी क्या होगा कि इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर देता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना जरा ध्यान से, लाइक g इज इक्वल टू, ध्यान दोगे, g स्मॉल g दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ये हो गया कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास,
मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो यहां लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डेंसिटी की जगह रो एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर क्यूब में एक आर बचेगा, माने जो जी होगा दैट इज सरफेस, प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड सवाल पूछ देता है, तो जी बराबर, ध्यान रखना किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो आपका होगा कितना, देखोगे ध्यान से, लाइक ये हो जाएगा 4 पाई, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 4 पाई, एक आर बच गया वहां पे, 4 पाई रो भी होगा, तो और 3 भी नीचे है, तो 4/3 पाई रो जी तो खैर है ही है, और इंटू एक बच गया क्या आपका कैपिटल आर। तो ध्यान रखना इसको, G इज इक्वल टू दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, जिसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 4/3 पाई रो इंटू कैपिटल G इंटू क्या आपका लाइक कैपिटल आर, जहां आर जो है वो रेडियस है अर्थ का, लाइक रो जो है वो डेंसिटी है उस प्लैनेट का, ठीक है ना, और जी तो खैर कांस्टेंट वगैरह ही है, तो जैसा कि दिख रहा है। कोई दिक्कत, चलो जल्दी करो, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, फटाफट नोट करोगे, जल्दी बढ़ू, चल तो ध्यान देना। नेक्स्ट, तो जी का वेरिएशंस वगैरह मैंने बता दिया, क्वेश्चंस भी हम लोग अभी इस पे करेंगे। अब एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त, मतलब ये क्वेश्चन खूब पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है ये सुनना, क्वेश्चन है कि अर्थ का ही बात करते हैं, रेडियस अर्थ, दिस क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे, अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे लाइक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सरफेस का 1% हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ द एक्सेलरेशन एट द सरफेस। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, माने सवाल है कि अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका सरफेस का 1% हो जाए। ये सवाल है आपका कि g एट h हाइट इज इक्वल टू 1% ऑफ कहां का बच्चा? सरफेस का। तो सरफेस का जी हम लोग जी ही बोल रहे हैं। दिस ये सवाल है कि h बताना है कि h का वैल्यू कितना होगा। अब देखना यहां पे लोग मिस्टेक कहां कर देते हैं, ये सुनना, फॉर्मूला लगाने मिस्टेक कर देते हैं। यहां पे लोग देखता है कि अच्छा 1% है तो वो वाला फॉर्मूला लगा देता है, कौन सा? g ऑफ 1 माइनस 2h/r। बस यही गलती होता है इस क्वेश्चन में, g ऑफ 1 माइनस 2h/r, और ऑप्शन में कुछ ऑप्शन होता नहीं है। तो ध्यान देना ऐसा गलती क्यों हुआ। देखो 1% जो यहां पे है ये हाइट का इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हाइट में इस तरह का कोई चेंज होता या हाइट से रिलेटेड ऐसा कुछ टर्म होता तो आप लगा सकते थे। यहां पे जी जो है वो लाइक h हाइट पे 1% हो गया है, तो जब 1% हो गया सरफेस का तो सोच लो कि कितना ज्यादा हाइट पे हम लोग चले गए होंगे, जिससे कि घटते 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 1% हो गया है कहां का? आपका सरफेस का। तो दैट इज नॉट ए स्मॉल हाइट, ये एक बहुत बड़ा हाइट होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप तो पहला बात ये कि फॉर्मूला जो यूज करना है वो g ऑफ 1 माइनस 2h/r यूज ही नहीं कर सकते हो। यहां पे जो जनरल फॉर्मूला है g एट h हाइट का, जिसको एकदम याद रखना, वो है g अपॉन, नहीं बोल रहा है, 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे भाई। और ये आपका होगा 1% माने 1/100, माने ये हो जाएगा g अपॉन क्या आपका 100। क्या कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ये g से g कैंसिल हो गया, 100, तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। ये 2 से 2 तो खत्म ही हो जाएगा, माने आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो तो ये इट इंप्लाइज दैट 10 बराबर आ जाएगा 1 प्लस h/r। इसको इधर भेज दो, माने इट इंप्लाइज दैट h/r इज इक्वल टू हो जाएगा 9, माने h निकल गया 9r। माने सोच लो कि अर्थ के रेडियस का 9 गुना
अर्थ का रेडियस कितना 6400 किलोमीटर, उसका 9 गुना हाइट पे जब जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तब जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा 1% होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नोट करो बढ़िया से, फास्ट जल्दी करो। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना फॉर्मूला जब भी यूज करते हो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखना, बढ़ो आगे, चल ध्यान देना इधर। तो इन चीजों पे जब भी आप रिजल्ट यूज करते हो थोड़ा सा केयरफुल होकर के यूज करना यार, ठीक है ना, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी यूज कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा बस केयरफुल रहो तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान देना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, लाइक हाइट वाला ही, डेप्थ वाला ही। देखो डेप्थ वाले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लाइक जी ऑफ 1 माइनस डी बाई आर, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, आराम से यूज करो। बस हाइट वाले में थोड़ा सा केयरफुल रहना कि कहां पे क्या यूज करना है, सब जगह यूज नहीं कर सकते हो। पहला जो रिजल्ट है जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, वो तो खैर सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन जी ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर वो तभी एप्लीकेबल है जब हाइट का वैल्यू रेडियस के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो। अब कहोगे सर बहुत छोटा मतलब क्या, तो बहुत छोटा का मतलब r बाई 30, r बाई 20, r बाई 100 इस तरह से रहेगा तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब सुनना, लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, चलो क्वेश्चन देते ही है, बना के दिखाओ। मान लो कह दे कि ऐसा है, अर्थ का हम बात कर रहे हैं, दिस r, ठीक है। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अर्थ के सरफेस पे रखा, तो ऑब्वियस है कि इसका जो वेट था अर्थ के सरफेस पे कहीं यहां पे, ये था mg, ठीक है ना, जहां g जो है वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने किया ये है कि इस ऑब्जेक्ट को लाइक h इज इक्वल टू r अपॉन 100 हाइट तक लेके गए, या दिस यहां लेके चले आए दिस। अब सवाल है कि यहां आने के बाद, ठीक है ना, h इज इक्वल टू r बाई 100 हाइट पे आने के बाद कहीं यहां पे बताना है कि इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा। मास पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वेट चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, बिकॉज g चेंज करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे अगर इसका वेट लिखना हो तो ध्यान देना, दिस यहां पे जो उसका वेट होगा दैट इज वेट एट हाइट, तो ये आप लिखोगे, मास तो रहेगा वही, g एट h हाइट। यहां पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, यहां लिखेंगे mg ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर। अब कहोगे सर क्यों ऐसे यूज कर दिए आप, तो इसलिए यूज किए हैं बिकॉज जो h का वैल्यू है वो r बाई 100 है, माने रेडियस के कंपैरिजन में क्या है आपका बहुत छोटा है, ठीक है ना, इसलिए यूज किए हैं। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और क्या, तो ये हो जाएगा mg ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ h, तो h के जगह r बाई 100, तो ये आपका हो गया r बाई 100r। देख सकते हो यहां पे ये r से r हो जाएगा क्या आपका कैंसिल, 2 से 50 बार में चला जाएगा, तो ये 50 माइनस 1 हो जाएगा 49, माने आंसर आपका आ जाएगा 49 mg डिवाइडेड बाय क्या आपका 50। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। तो ये सब क्वेश्चन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए बढ़ूं आगे। चलिए ठीक है बच्चा। अब देखना इसमें और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ये सुनोगे। जैसे ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अगेन कह देगा कि 2 प्लैनेट है, दिस ध्यान देना, कह देगा कि 2 प्लैनेट है, ये है प्लैनेट ए और ये है प्लैनेट बी। क्लियर है, 2 प्लैनेट है, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट क्या आपका बी। प्लैनेट ए का जो रेडियस है वो r1 है और डेंसिटी जो है वो ρ1 है। प्लैनेट बी का जो रेडियस है वो r2 है और डेंसिटी जो है वो ρ2 है। अब यहां क्या दे देगा ये सुनना, रेशियो दे देगा रेडियस और डेंसिटी का, कह देगा कि r1 इज टू r2 इक्वल है आपका 4:1 के, ठीक है, और डेंसिटी का रेशियो दे देगा, लाइक कह देगा कि ρ1 इज टू ρ2, ठीक है ना। आप ऊपर लिख देते हैं, r1 इज टू r2 है 4:1 के,
और ρ1:ρ2 जो है वो आपका इक्वल है लाइक 2:1 के, ऐसे दे देगा, ठीक है ना। अब बोल देगा क्वेश्चन आपसे कि बताइए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा दोनों के सरफेसेस पे उसका रेशियो क्या होगा। नहीं समझा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा सरफेसेस के ऊपर उसका रेशियो क्या होगा। तो अभी तुरंत मैंने एक रिजल्ट बताया था, ठीक है ना, लाइक किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g बराबर कितना आया था बोलो, 4/3 पाई, याद रखना यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4/3 पाई g, और आया था रो इंटू आर, यही था ना जी, 4/3 पाई कैपिटल G रो इंटू क्या आपका R, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, G कांस्टेंट, माने जो स्मॉल g है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पहला रो पे और दूसरा किस पे आपका R पे। माने आप कह सकते हो कि जो g होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका रो इंटू आर के। क्या कोई दिक्कत, हमें g1/g2 निकालना है, तो क्या करना है भाई, g@a अपॉन g@b इज इक्वल टू, ध्यान देना, g@a अपॉन g@b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो a और इंटू आर ए डिवाइडेड बाई रो बी और इंटू क्या आपका आर बी। क्या कोई दिक्कत, जब सॉल्व करेंगे देख सकते हो आप लोग, लाइक रो ए, तो ए का रो जो है रो 1 है, माने रो 1 अपॉन रो 2 ये है, ये टर्म जो है रो 1 अपॉन रो 2 है, जो कि दिया हुआ है 2:1, तो ये तो हो गया 2/1 इंटू आर ए अपॉन आर बी, माने R1:R2 दिया हुआ है 4:1, तो ये आपका हो गया 4/1, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो गया 2/1 इंटू 4/1, सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 8:1 आंसर। क्या कोई दिक्कत, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से बना लेना, ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइक अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट दिया रहेगा, नोट करो जल्दी से, फास्ट हो गया, बढ़िया गया। चलिए, तो ये हमने जी के ऊपर डिस्कशन करा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हमने बात करा इसके ऊपर। तो इस तरह से आप लोग काम जो है अपना आराम से कर लेना, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड जो भी रिजल्ट वगैरह होंगे, ठीक है, उस तरह से आप लोग काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए देखोगे ध्यान से, अब लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इसी के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोग फटाफट बना लेना, सारा रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए, तो हम लोग जो है एंटर करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बच्चों और डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों से क्वेश्चंस जो है नीट और जेईई में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कहोगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। लाइक जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था, लाइक चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन के वजह से, ठीक है ना, चार्जेस के बीच में इंटरैक्शंस के वजह से जो एनर्जी स्टोर हुआ करता था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज दिमाग में रखना कि नेगेटिव होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो आपके पास दो मासेस हैं, ठीक है ना, से m1 है और लाइक m2 है, तो डेफिनेटली m1 क्या करेगा कि अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप करेगा और उस ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटरैक्शन होगा इस मास के साथ, और ऑब्वियस है लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क परफॉर्म होगा लाइक इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, वही वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इस केस में करेंगे ये, ठीक है ना, इस केस में करेंगे ये कि अगर मान लो कि आपका डिस्टेंस दिया हुआ रहे, जैसे मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये आपका r है, तो मासेस के बीच में इंटरैक्शन की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम ऑफ टू मासेस का, दैट इज लाइक ug, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
इसका वैल्यू ध्यान रखना बच्चा माइनस साइन के साथ, ऑलवेज नेगेटिव होता है, माइनस साइन के साथ। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, के Q1 Q2 बाई आर। यहां पे के को रिप्लेस कौन करेगा, जी, Q1 Q2 को रिप्लेस कौन करेगा, M1 M2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला, रिजल्ट जो भी कह लो, माइनस जी M1 M2 अपॉन क्या आपका आर। फटाफट नोट करोगे। अब ध्यान देना, याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मिनिमम नंबर ऑफ मास जो है वो 2 होना चाहिए, उससे कम में काम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ऐसा है कि लाइक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के ऊपर 3 आइडेंटिकल मासेस को हमने डाल दिया है कुछ इस तरह से, मास है, ठीक है। साइड लेंथ आपका दिया हुआ है एल एंड क्या आपका एल, कोई दिक्कत, ये आपका इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। अगर इस सिस्टम का नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो बस आपको ये देखना है कि चार्जेस के बीच में कहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, सॉरी मासेस के बीच में कहां पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो पहला जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों मासेस के बीच में हो रहा है बच्चा, दूसरा इंटरेक्शन इन दोनों मासेस के बीच में हो रहा है, और तीसरा इंटरेक्शन इन दोनों मासेस के बीच में हो रहा है। माने टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितना है आपका 3। हालांकि इसके लिए मैंने एक रिजल्ट भी आपको बताया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये आपका है n ऑफ n-1 बाई क्या आपका 2, ठीक है ना, जहां पे n यहां इंडिकेट करेगा टोटल नंबर ऑफ मासेस। अगर n के जगह 3 पुट कर दिया जाए तो 3 ऑफ 3-1/2 माने 3 आ जाएगा, माने टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन जो है वो 3 होगा यहाँ पे। तो मैंने कहा कि इसी रिजल्ट का यूज करना। नॉर्मली 3 के केस में तो उतना काउंट करने का जरूरत नहीं है, बट नंबर ऑफ मासेस अगर ज्यादा होंगे तो उस केस में इंटरेक्शन आपको काउंट करना होगा, अदरवाइज गलती करके आ जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल दिया जाए टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यूजी, कहोगे सर आसान है, एक इंटरेक्शन यहां, एक इंटरेक्शन यहां, एक इंटरेक्शन यहां, क्योंकि तीनों मास सेम है तो तीनों इंटरेक्शन भी सेम ही होगा। माने डायरेक्ट लिखते हैं माइनस साइन के साथ 3, माइनस क्यों बोला समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय जी m1 m2। तो m1 m2 कहने का मतलब यहां पे हो जाएगा m² एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका l। क्या कोई दिक्कत, ये टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस सिस्टम का। बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट करो जल्दी से, बढ़े आगे, नेक्स्ट। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, ये भी जान लो, जब इतना जान गए तो ये भी जान ही लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ, अब इसमें अगर ऐसा कह दिया जाए कि ये हमारा लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसके तीनों वर्टिसेस पे 3 आइडेंटिकल मासेस को हमने रख दिया है, दिस लाइक मास m है, मास m है, मास m है, साइड लेंथ जो है आपका वो l है, ये l है, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो तीनों मासेस हैं, ठीक है ना, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के ऊपर डाल दिया मैंने इसको, और सवाल ये है कि इस कन्फिगरेशन को, इस मास कन्फिगरेशन को लाइक इस तरह से चेंज करने में कि मासेस जो है वो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर आ जाए जिसका जो साइड लेंथ है वो l ना हो, कितना हो आपका l/2 हो। तो इससे यहां से इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क परफॉर्म करेगा ये आपसे पूछ दिया जाएगा, या एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क परफॉर्म करेगा ये आपसे पूछ दिया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, अगर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पूछा जाए, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप कहोगे सर बहुत आसान, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा u इनिशियल एंड माइनस क्या आपका u फाइनल। क्या कोई दिक्कत, u इनिशियल तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं अभी, तो u इनिशियल हमारा आया है -3 टाइम्स gm² अपॉन क्या आपका l। जबकि जब हम लोग u फाइनल के लिए जाएंगे बच्चों, तो जो u फाइनल हमारा आएगा वो होगा -3 gm² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का काम करेगा l अपॉन क्या आपका 2, मानिए 2 पर चला जाएगा, -6 gm² हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो u इनिशियल का वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ये हो जाएगा -3 gm² अपॉन l, माइनस साइन के साथ u फाइनल, तो u फाइनल आपका नेगेटिव में होगा -6
gm स्क्वायर अपॉन क्या आपका l, माइनस माइनस प्लस 6 gm स्क्वायर बाई l में से 3 gm स्क्वायर बाई l चला गया, माने आंसर आ जाएगा 3 gm स्क्वायर बाई क्या आपका l। क्या कोई दिक्कत? तो ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये टोटल वर्क डन आ गया आपका, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इतना वर्क परफॉर्म होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलिए बढ़िया आ गया। नेक्स्ट ध्यान देना बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन आपको टास्क के रूप में दे देते हैं, इसको बना लेना, ठीक है। यही 2 सवाल टास्क के रूप में दे देते हैं। एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने 4 आइडेंटिकल मासेस रखे हैं, लाइक m है, m है, m है एंड m है। क्या कोई दिक्कत? स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे मैंने 4 आइडेंटिकल मासेस को रख दिया है कुछ इस तरह से। सवाल यही है पहला कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ध्यान रखना, जब भी इस तरह से मासेस दिख जाए, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पहला तो टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन काउंट कर लेना कितना होगा। रिजल्ट उसके लिए है आपके पास n ऑफ n माइनस 1 बाई क्या आपका 2। n के जगह 4 पुट कर लेना, जैसे ही 4 पुट करोगे वैल्यू आएगा 6, माने 6 इंटरैक्शन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे जब बनाओगे ना तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, 4 तो दिख जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन कितना हो रहा है? 6। तो जब ये पता होगा तो तुम ढूंढोगे तो कम से कम कि 6 कहां है। तो 4 तो इधर हो गया और 2 आपका डायगोनली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। दूसरा वर्क डन वगैरह पूछे तो उस तरह से आप निकाल लेना, यू इनिशियल माइनस क्या आपका यू फाइनल। फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो अब इसमें कुछ एक तरह का क्वेश्चन है जो कि लाइक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। गौर करोगे बच्चा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं यहां पे कि ऐसा है ना कि 2 मासेस हैं, ठीक है ना, 2 मासेस हैं, से m1 है, लाइक m1 है और m2 है, दिस m2 है, ठीक है। और दोनों इनिशियली जो है रेस्ट में है, ठीक है, बोथ आर इनिशियली एट रेस्ट, और दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है। लाइक लिख देता हूं, बोथ masses are initially in rest, ठीक है। अब सुनना, दोनों मासेस इनिशियली जो है वो रेस्ट में है। हुआ ये है कि ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया मतलब डेफिनेटली सेपरेशन जो है घटना शुरू हो जाएगा, और घटते 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 जो सेपरेशन है वो आपका डी हो गया है। बड़ा ही फाइन सवाल है भाई, ध्यान रखना। सेपरेशन जो है घट के कितना हो गया है? डी। जिस समय सेपरेशन घट के डी होगा उस समय बताना है कि दोनों मासेस का रिलेटिव सेपरेट लाइक रिलेटिव अप्रोचिंग स्पीड कितना होगा। क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ये कुछ स्पीड के साथ और ये कुछ स्पीड के साथ, तो रिलेटिव अप्रोचिंग स्पीड पूछता है ऐसे क्वेश्चन में कि कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये भी एक बड़ा फेमस सवाल है लाइक पोटेंशियल एनर्जी का। कहोगे सर कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? कुछ नहीं करना है भाई, सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराओ, बिकॉज जहां भी रिलेटिव टर्म आ जाए, ठीक है ना, मैंने बताया है आप लोग को सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में तो कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कोई एनर्जी नहीं है, किसी तरह कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका वो 0 है, और रेस्ट में था तो स्टार्टिंग का तो सारा का सारा एनर्जी क्या है आपका 0 है। लेकिन जब डी डिस्टेंस पे आएगा तो दोनों तरह का एनर्जी होगा इसके पास। पहला तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ Gm1m2 डिवाइडेड बाय क्या आपका टी। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन के साथ Gm1m2 बाई डी, और प्लस दूसरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जिसके लिए फॉर्मूला होता है लाइक हाफ ऑफ, बोलो बच्चा, लाइक m1m2 दैट इज अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज द रिड्यूस्ड मास एंड मल्टीप्लाइड बाई Vr का स्क्वायर दैट इज V रिलेटिव का स्क्वायर। क्या यहां से आप Vr स्क्वायर निकाल सकते हो? ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व करके यहां से आप Vr निकाल लो, Vr कितना होगा। अगेन एक बहुत ही फाइन सवाल है, नोट करोगे फास्ट, जल्दी करो। नेक्स्ट
अब देखोगे ध्यान से, अरे सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का ही है यार, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑलवेज आपका नेगेटिव होगा। ऑलवेज नेगेटिव कहने का मतलब कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया तो जीरो भी हो सकता है, कहने मतलब जीरो तो एक स्पेशल केस ही है जिसको हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब क्या है ना कि एक बड़ा ही जबरदस्त चीज है, इसको भी समझोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे क्या कह देगा ना कि मान लो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट हो सकता है, और क्या देगा ना कि अर्थ के सरफेस से लाइक कह देगा ना कि अर्थ है और जिसका रेडियस मान लो आर है, दिस क्लियर। अब कहेगा क्या कि अर्थ के सरफेस से दिस किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग h हाइट ऊपर लेके गए, दिस ये हाइट h, तो बोलेगा कि अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना, कितना चेंज आएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जब ये मास यहां था तो मैंने कहा कि ये इसका स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी u इनिशियल, ठीक है। जब फाइनली ये h हाइट ऊपर चला गया तो ये यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या आपका u फाइनल। बहुत फेमस सवाल है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछ देगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यार, डेल्टा u निकालने के लिए बोलता है तो कहोगे सर उसमें क्या है, लिख देंगे u फाइनल, अब माइनस क्या आपका u इनिशियल। अब सुनना ध्यान से, डेल्टा u इट इंप्लाइज दैट डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल। सुनना ध्यान से, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, इस पॉइंट मास का इस प्लैनेट के साथ जो कि अर्थ मान लो के साथ इंटरेक्शन हुआ है। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि किसी भी लाइक सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो सॉलिड स्फीयर है वो एक पॉइंट मास के रूप में ट्रीट होगा, जिसमें सारा का सारा मास कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे। माने इस पूरे स्फीयर को हम एक पॉइंट मास ही मान के चलेंगे जिसका कि पूरा का पूरा मास यहां पे होगा। माने बहुत प्यार से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट लगा सकते हैं, कौन सा, माइनस GM1M2 बाई क्या आपका R। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे u फाइनल के जगह माइनस g, लाइक m1 के जगह पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट का मास m, और इनटू यहां लिख देंगे कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ द प्लैनेट, अर्थ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ध्यान रखना पूरा मास इसका सेंटर पे है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r और ये h, माने ये हो जाएगा r प्लस क्या आपका h। क्या कोई दिक्कत, माइनस साइन के साथ u इनिशियल। बेटा जब u इनिशियल लिखेंगे तो u इनिशियल में क्या आ जाएगा, देखोगे ध्यान से, माइनस साइन के साथ gm इंटू कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाई, लाइक बात करें तो स्टार्टिंग में सरफेस पे था तो डिस्टेंस का काम कौन करेगा, r करेगा। क्या कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, माने अगर कॉमन टर्म ले लिया जाए डेल्टा u तो ये वैल्यू जो आपका है लाइक कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, या ऐसे लिख दो g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और अंदर का जो टर्म होगा बच्चों वो क्या होगा, देखिएगा 1/r माइनस 1/r प्लस क्या आपका h। क्या कोई दिक्कत, चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, अगर आप एलसीएम यहां लेते हो तो डेल्टा u इज इक्वल टू आ जाएगा, जल्दी बताओगे फटाफट कितना हो जाएगा, ये r प्लस h माइनस r से r खत्म होगा, माने ये हो जाएगा g ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई h डिवाइडेड बाई r ऑफ r प्लस h। तो ये हो जाएगा r ऑफ r प्लस क्या आपका h। क्या कोई दिक्कत, ये रिजल्ट है आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन ये एक्चुअली में आपको दिमाग में रखना, आंसर कैसे देता है हम ये आपको बता रहे हैं। जैसे ये टर्म तो आपका आ गया ना, लाइक g ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m h डिवाइडेड बाई r ऑफ r प्लस h। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, एक स्टेप थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, ध्यान देना इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा u आपका आया है दैट इज दिस डेल्टा u इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसा करो ना कि नीचे में से r कॉमन लेके बाहर निकाल लो, अगर इसमें से r कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो क्या ये r बाहर होके ये r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया gm बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर में देखना क्या हुआ,
ऊपर में हो गया m इंटू कैपिटल H डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा 1 और प्लस H अपॉन क्या आपका R। क्या कोई दिक्कत? अब जरा इस टर्म के बारे में सोचो, तुरंत बताया है मैंने, gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर, ये मान लो अगर अर्थ का मास m है तो gm बाई आर स्क्वायर बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास था स्मॉल m, तो gm बाई आर स्क्वायर मैंने बताया क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। यहां पे अर्थ लिए हैं तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gm बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अलग वर्ड यूज हमने यूज कर दिया, लाइक अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने बोला है gm बाई क्या आपका आर स्क्वायर। तो ये जो gm बाई आर स्क्वायर है, क्या हम इसके जगह g लिख सकते हैं, तो डेल्टा u दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया, लाइक m तो m रह गया ऑब्जेक्ट का मास जिसको ऊपर लेके गए हैं, और ये हो गया g that is acceleration due to gravity at the surface of the earth or any other planet divided by mgh divided by 1 plus h by r। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, माने बहुत बार नीट और जेई में से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर उठाएंगे तो इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होएगा, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन क्या आपका r। फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो, हो गया? चलो माने इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नीट और जेईई में पूछा जा चुका है, बस ध्यान रखना, अगर रिजल्ट दिमाग में रहेगा तो बस एक लाइन में आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत? ध्यान देना। तो अगर अर्थ के सरफेस से ध्यान रहे, ये हमारा अर्थ या कोई भी प्लैनेट, ध्यान दोगे, अगर अर्थ के सरफेस से रेडियस आर, मैंने कहा कि h हाइट, मास मान लेते हैं कैपिटल M, और यहां ऑब्जेक्ट मास m, और इसको उठा के यहां लाए हैं मास m, और ये हाइट h, दिस माने अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट ऊपर लेके जाते हैं इस m को, तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक आने में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, दैट इज डेल्टा u, ये आपका आया है mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन क्या आपका r। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जेईई में भी इससे क्वेश्चन आया, जेईई मेन में, कि भैया अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को लाइक 2r ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ जो है टाइम सरफेस से ऊपर लेके गया है, तो बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। माने कि h का वैल्यू दे देगा 2r 3r 4r जो भी, आप पूछेगा डेल्टा u बताओ क्या होगा, नहीं निकालेगा, तो डेल्टा u इज इक्वल टू लिखोगे, बोलो यार, ये हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई, नीचे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस h के जगह कर देंगे यहां पे 2r, और फिर नीचे में अगर बात करें तो यहां पे हो जाएगा r। क्या कोई दिक्कत? ये r से r हो गया साफ, यहां पे तो h के जगह पे 2r पुट कर ही सकते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, माने डायरेक्ट आंसर एक लाइन में हो जाएगा 2mg/3 आंसर। क्या कोई दिक्कत? सॉरी 2mgr/3 हो जाएगा, हाँ 2mgr क्या आपका 3, चूंकि h की जगह 2r पुट करेंगे तो 2mgr अपॉन क्या आपका 3 आंसर। क्या कोई दिक्कत? खूब पूछता है सब क्वेश्चन, ध्यान रखना, माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन क्या आपका r, h का वैल्यू कुछ भी दे दे, 2r 3r 4r 6r 10r 20r कुछ भी दे दे, वैल्यू पुट कर दो, हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना। नेक्स्ट, अब सुनना, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि जान लो, जब इतना जान गए हो तो देखोगे। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, मैंने कहा कि अगर इसमें अज्यूम कर लिया जाए कि जो h है ये मच लेस देन r है, ठीक है ना, h मच लेस देन क्या है आपका r,
तो H मच लेस देन R कहने का मतलब क्या कि जो H अपॉन R होगा वो मच लेस देन क्या होगा आपका 1, माने ऑलमोस्ट इस टर्म को हम बोल सकते हैं क्या आपका 0, माने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U बराबर mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई आर, तो 1 प्लस h बाई आर, जैसा कि आपको दिख रहा है h अपॉन आर मच लेस देन 1 है, माने ऑलमोस्ट इसको हम 0 मान सकते हैं, माने ये टर्म क्या हो गया खत्म, माने डेल्टा u इज इक्वल टू ये हो गया mgh। मतलब समझ में आ रहा है, आज तक जो आप पढ़ रहे थे mgh वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। आज तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना mgh, तो वो mgh क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। माने अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट, मान लो कि अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर वहां से h हाइट उसको ऊपर उठाते हैं, बशर्ते h का वैल्यू बहुत छोटा हो, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा उसका वैल्यू होता है mgh, ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ध्यान देना। चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ध्यान देना, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम बोल रहे हैं ऑलवेज नेगेटिव होगा एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट पे हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी लाइक ऑलवेज नेगेटिव होना है एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0 होगा किसी भी मास की वजह से, तो ध्यान रखना इस चीज को। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब हो सकता था, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को नेगेटिव होना है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू के साथ ही हम लोग काम करेंगे। क्या कोई दिक्कत? माने कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर मान लो कोई भी पॉइंट मास है, दिस कोई पॉइंट मास m है और यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम लेते हैं जहां पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना हो। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए मासेस के बीच में इंटरैक्शन का कोई जरूरत नहीं है, किसी भी सिंगल आइसोलेटेड मास की वजह से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इसके वजह से उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिजल्ट। ध्यान देना, v इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ gm by r, जिस तरह से लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखते थे कितना kq by r, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे। k को किसने रिप्लेस कर दिया? g ने। q को किसने रिप्लेस कर दिया? m ने। लेकिन बस साइन लग जाएगा माइनस, ऑलवेज निगेटिव होता है, तो माइनस gm अपॉन क्या आपका r। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर फास्ट जल्दी। ये तो हो गया सिंगल के कारण, सिंगल पॉइंट मास की वजह से। ध्यान देना, अगर कह दिया जाए सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, मान एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे मासेस हैं, m1 है, m2 है, m3 है एंड अप टू क्या आपका सो ऑन, और यहां से लाइक इस पॉइंट पे हमें लाइक कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है, मान लो ये पॉइंट कहीं यहां हो गया, यहां पे हमें नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए कह दिया जाए। कहोगे सर क्या करेंगे? करना क्या है भाई, सारे के वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, सबको आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। माने नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कहोगे सर जो भी नेट होगा दैट इज नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले m1 के वजह से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस gm1 बाई r1, फिर होगा m2 के वजह से माइनस g लाइक m2 बाई r2 एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। सारे में से माइनस g कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, माने v नेट पोटेंशियल बराबर माइनस g कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, अंदर में बच जाएगा m1 बाई r1 प्लस m2 बाई r2 प्लस अप टू सो ऑन। माने इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाई ri। फटाफट नोट करोगे, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वजह से माइनस g इंटू समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाई ri। फटाफट नोट करो फास्ट, हो गया? चलो 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 जल्दी जल्दी, कम ऑन डू इट फास्ट, बढ़ो। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब देखो इससे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ध्यान देना। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, ठीक है, मान लो कह देगा कि भैया ऐसा है कि दिस इज ओरिजिन
x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 1 मीटर। ये तो नीट में ही सवाल आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन है ये। दिस इज x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, 1 मीटर यहां से, फिर 2 मीटर यहां से। दिस इज x इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है ना। दिस इज x इज इक्वल टू 8 मीटर। नीट का सवाल है ये, 2013 या 16 में शायद पूछा था क्वेश्चन। एंड अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस जो है इस तरह से रख दिए गए हैं, एक 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे, एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। और लाइक हर एक के लिए जो मास है वो 2 kg का है। 2 kg, यहां भी 2 kg, यहां भी 2 kg, एंड अप टू यहां भी 2 kg, एंड अप टू सो ऑन। अब यहां पे आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ देगा कि बताओ कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? निकाल सकते हो बच्चा? क्या लिखेगा जल्दी बता। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सारे मासेस के वजह से, तो यहां लिखेंगे V नेट इज इक्वल टू माइनस जी, तो पहले कॉमन लेकर के बाहर निकाले थे। अंदर में क्या था? समेशन ऑफ mi अपॉन ri, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो ये मास 2 kg, डिस्टेंस इसका 1, प्लस ये मास अगेन 2 kg, डिस्टेंस इसका 2, फिर से ये मास अगेन 2 kg और डिस्टेंस इसका 4, फिर से ये मास अगेन 2 kg और डिस्टेंस इसका क्या आपका 8, एंड प्लस अप टू क्या आपका इंफिनिटी। सब में से 2 कॉमन लेके पहले बाहर निकाल लो प्यार से, ठीक है। तो ये माइनस जी और इंटू 2 कॉमन लेके निकाल लेते हैं बाहर। अंदर में क्या बचा? अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन। इसको हम लोग जीपी बोलते हैं। ये एक्चुअली में जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल सीरीज ये डिनोट कर रहा है। कहोगे सर इसका सम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान देना। जीपी का मतलब होता है कोई भी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का अगर रेशियो पूरे सीरीज के लिए सेम हो जाए। जैसे 1/2 को 1 से डिवाइड दोगे तो 1/2, 1/4 को 1/2 से डिवाइड दोगे तो 1/2, 1/8 को 1/4 से डिवाइड दोगे तो 1/2। माने अगर ऐसा सीक्वेंस मेंटेन रहे तो इसको जीपी बोलते हैं। और जीपी का जो सम होता है, याद रखना, ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर। याद रहेगा, a अपॉन 1 माइनस आर। कहोगे सर a क्या है यहां पे? तो a है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। कहोगे सर r क्या है यहां पे? तो r है कॉमन रेशियो, माने वो जो रेशियो आ रहा है डिवाइड देने के बाद उसका बात कर रहे हैं। तो इस रिजल्ट का यूज कर लो, माने नेट पोटेंशियल V नेट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन के साथ 2g मल्टीप्लाइड। याद रखना इसको, a/1 माइनस आर, नीट का क्वेश्चन है ये। a तो a के जगह पे यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर के जगह हो जाएगा 1/2। 1 में से हाफ जाएगा हाफ, 2 जाएगा ऊपर, माने नेट पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा -4g आंसर। यही ऑप्शन में दिया हुआ था। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, कभी भी जीपी सीरीज दिख जाए इनफाइनाइट में तो फॉर्मूला a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, जहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो जो डिवाइड देने के बाद आ रहा है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट फास्ट बढ़ो आगे। अब देखोगे ध्यान से, अगर इसी में कह दिया जाए कि नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है और मासेस का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम है हर एक तरह से। माने अगर बात किया जाए दिस V नेट दैट इज नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये आपका लाइक -g हो जाएगा बाहर, ध्यान देना। और यहां पे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाय r। कहोगे सर ये क्या चीज है? ध्यान रखना, इसका यूज हम लोग तब करते हैं इस रिजल्ट का जब मासेस जो हैं, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से सारे मासेस का डिस्टेंस क्या हो आपका सेम। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे -g इंटू समेशन ऑफ mi बाई r। कहोगे सर कहां से आया? अबे क्या था यार, समेशन ऑफ mi बाई r ही था। जब r कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है वो तो समेशन में रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो r को बाहर निकाल लिया और क्या ऊपर में समेशन ऑफ mi बच जाएगा। समेशन ऑफ mi का मतलब क्या? टोटल मास, ठीक है। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे -g इंटू समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाई r। अब देखना ध्यान से, बढ़ो आगे। चलो अब इसी तरह से आप चाहो तो रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। दिस एक रिंग है जिस पे मास है m मास, रेडियस है r, और यहां से बोल देगा कि x डिस्टेंस पे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है यार, ये रिंग ऐसा है,
रिंग के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से वो सेम होगा, किसके बराबर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। माने नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए सीधा लिखेंगे V इज इक्वल टू, बोलो, माइनस जी और इनटू समेशन ऑफ एम आई का मतलब टोटल मास ऑफ द रिंग, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस ये वाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा, माइनस जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या आपका एक्स स्क्वायर। ग्राफ कभी कभी इसमें इंपॉर्टेंट है, दिस लाइक ये डिस्टेंस और ये पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, ठीक है ना। कहोगे सर कैसा ग्राफ होगा, तो तय है कि निगेटिव में ग्राफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन पहले लग चुका है। सेंटर में पोटेंशियल सबसे कम होता है, यहाँ पे और यहाँ के बाद कुछ इस तरह से ये ग्राफ आपका बनेगा, दिस ध्यान रखना, ठीक है। ये पोटेंशियल सेंटर पे सबसे कम होगा, कितना होगा, तो ये माइनस जी एम बाई आर होगा। कहीं नोट कर लो बढ़िया से, फटाफट फास्ट बढ़ू आगे। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस को बना लेना जहां भी इक्वी डिस्टेंस है, मासेस जो है लाइक इक्वी डिस्टेंट पॉइंट से जहां पे कि पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहां का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट यूज कर लेंगे रिजल्ट माइनस जी इंटू समेशन ऑफ एम आई डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस। कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी कर। अब देखिएगा इधर, नेक्स्ट, अभी इसमें क्या है बच्चा, जिसको कि आपको दिमाग में रखना भी है, ये तो हमने बात करा इस तरह से। अब इसमें क्या है ना कि एक दो रिजल्ट और इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेन स्फेरिकल सेल के वजह से, ठीक है, स्फेरिकल सेल के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, इससे तो खूब पूछा है क्वेश्चन नीट में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सेल, ऑब्वियस स्फेरिकल सेल का बात कर रहे हैं यहां पे, सिलिंड्रिकल सेल का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि बच्चा एक स्फेरिकल सेल है कुछ ऐसा, और सेल का मतलब अंदर कुछ नहीं, खाली है, नो मास, इनसाइड नो मास, दिस, ठीक है। जो मास है वो पूरा का पूरा सरफेस पे है और मास मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक है। स्फेरिकल सेल अंदर में कोई मास नहीं, जो भी मास है सरफेस के ऊपर है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा दो चीज, एक इनसाइड किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, और दूसरा आउटसाइड किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि ये डिस्टेंस r और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी, ठीक है। ध्यान रहे, क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर, ग्राफ प्लॉट किए थे ना, स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने का मतलब है कि उस लाइक सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ध्यान रखना कि इनसाइड लाइक इस सेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म होगा और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। माने अगर इसको हम बोलते हैं R इज इक्वल टू R, तो इनसाइड अगर बात करें तो पोटेंशियल नॉन जीरो होगा और यूनिफॉर्म होगा, माने कांस्टेंट होगा, और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा माइनस GM/R के बराबर होगा। कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही आउटसाइड जाएंगे ये एक पॉइंट मास के रूप में ट्रीट होने लगेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? R के। माने जो ग्राफ होगा वो आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा। ये नेगेटिव, यहां कोई चॉइस नहीं है, ध्यान रखना, यहां पे कोई चॉइस नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला बात नहीं है कि दोनों चॉइस है, ऊपर नीचे दोनों, एप्रोप्रिएट में हम लोग नीचे आते हैं, यहां कोई एप्रोप्रिएट वाली बात नहीं है, हमेशा नेगेटिव होगा, यही ग्राफ होगा, ऊपर का ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है इसमें। दिस ये हो गया इनसाइड के लिए कांस्टेंट और आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका R। फटाफट नोट करो, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, जल्दी करो, बढ़े आगे। नेक्स्ट,
आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, आउटसाइड के लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए कुछ नहीं है भाई, ये एक पॉइंट मास के रूप में ट्रीट होगा। तो पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, माइनस साइन के साथ g और इंटू m और अपॉन क्या आपका स्मॉल r, जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा आउटसाइड के लिए। और इनसाइड के लिए क्या करना है, इनसाइड में क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा अंदर में सेल के अंदर, वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, माइनस gm बाई कैपिटल R के बराबर होगा। दैट्स इट, और क्या। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट ध्यान देना। बढ़ू, चलो बस खत्म है, खत्म है, 5 मिनट और खत्म हमारा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ध्यान देना। क्या कह रहा है सुनोगे, कह रहा है क्या कि एक स्फेरिकल सेल है दिस, जिसका मास है m और रेडियस है a। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। और स्फेरिकल सेल के सेंटर पे एक मास रख दिए हैं m, पॉइंट मास। स्फेरिकल सेल के सेंटर पे एक पॉइंट मास रख दिए हैं m, उतने ही मास का जितना कि सेल है। और सवाल पूछा था कि इनसाइड किसी पॉइंट पे आपको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो दिया हुआ था a/2। कोई दिक्कत, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा था, नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये नीट का सवाल है, ठीक है, ध्यान देना। कहोगे सर कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन में बन जाएगा। यहां पे पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा, देखना ध्यान से, V नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल तो इस पॉइंट मास की वजह से होगा a/2 डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस g इंटू m डिवाइडेड बाई r। डिस्टेंस कितना है a/2, तो यहां पे हो जाएगा, लिख दो यहां पे प्यार से a/2। क्या कोई दिक्कत। फिर अगर बात करें तो प्लस दूसरा पोटेंशियल किसके वजह से होगा, इस सेल के वजह से होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट कहीं भी हो सेल के अंदर, इस पॉइंट पे सेल के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सेल के सरफेस पोटेंशियल के बराबर होगा। और सेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस gm बाई क्या आपका a, चूंकि ये इनसाइड वाला पॉइंट था। ये नीट का सवाल है यार, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, माने ये हो जाएगा माइनस 2gm बाई a, और ये हो जाएगा माइनस gm बाई a। सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक आंसर आपको दिख रहा होगा, माइनस 3gm बाई a आंसर। अब बड़ा कमाल का बात है कि ये क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। माने एक बार पूछ दिया था AIPMT 2010 में, अब फिर पूछ दिया AIPMT 2011 में। 2 बार लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है, माइनस 3gm बाई a। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लो। दैट्स इट, इट्स ऑल फॉर टुडे। सुनोगे ध्यान से, अगले लेक्चर में हम लोग जो है पूरा प्लैनेटरी सिस्टम को कवर कर लेंगे, और ग्रेविटेशन से आपका 2 सवाल एकदम बना के आप लोग आओगे। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लो फास्ट।